डॉक्टर सुनील, मैं आपके पास आ जाता हूँ सीधे। सर, जिस तरीके से मायावती ने ये अनाउंसमेंट किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो इससे जो फायदा होने जा रहा है, अब किस तरीके से विपक्षी जो एकता है उसको फायदा होगा कि 2022 की जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, उसमें सपा के द्वारा सीधे सीधे आरोप लगाए गए और तमाम विश्लेषकों के द्वारा भी विश्लेषण में ये चीज स्पष्ट हुई कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट दिए जहां पे समाजवादी पार्टी को जो है और जो उनका गठबंधन था उसको सीधे सीधे हार का सामना करना पड़ा। अब अगर वोटर, जो दलित वोटर, जो जो ब्रजेश जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, अगर वो बीएसपी का वोटर जो है, जब वो ये चीज समझ लेता है कि हमारा जो वोट है, अगर हम इस परिस्थिति में जाते हैं बीएसपी के साथ, तो ये बेकार हो जाएगा। तो जिताऊ कैंडिडेट, और उस कैंडिडेचर में भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़ा नेता सामने, जिसका नाम निकल करके आ रहा है अपोजिशन यूनिटी के बाद, तो क्या ऐसे में बीएसपी और कांग्रेस, तो इस परिप्रेक्ष्य में सर फायदा किसका होता हुआ दिख रहा है डॉक्टर सुनीलम? देखिए, जब पर्पस एकदम साफ है, पर्पस ये है कि आपने जैसे स्वयं ही बताया कि पर्पस एकदम साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ देना। तो लाभ देने के कई तरीके होते हैं। उसका एक तरीका ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए जो सबसे लाभप्रद उम्मीदवार हो, उसको टिकट दे दिया जाए। अब इसके अंदर एक बात तो एकदम ये साफ है कि वो एक तरीके से प्रॉक्सी जो है पॉलिटिक्स कर रही हैं। उनकी अपनी पॉलिटिक्स नहीं है, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रॉक्सी पॉलिटिक्स। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। असल में देश में जो सोशल जस्टिस की फोर्सेस हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा दुखद है। ऐसे समय में जबकि स्टालिन जो है वो एकदम फोर फ्रंट के ऊपर हैं। उन्होंने ऑल इंडिया फोरम बनाया है सोशल जस्टिस के सवाल को लेकर के। पूरे देश के 19 दल जो हैं वो उसके साथ में जुड़े हुए हैं। और ऐसे समय में जो एक अपने आप को सोशल जस्टिस का पार्टी कहती हैं, उनके लोग भी मानते हैं, तो उनको जो है इसी अलायंस के साथ में एक नेचुरल अलाई के तौर पर रहना चाहिए था। लेकिन शायद वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती, उनकी ये स्थिति नहीं है। जैसा कि अभी हमारे साथी बता चुके हैं कि उनके जो अपने पुराने मतलब कर्म कुकर्म या भ्रष्टाचार या जो भी कुछ समझौते रहे हैं, उसके चलते वो हो सकता है चाहते भी हों, लेकिन किसी भी तरीके का सोशल जस्टिस की फोर्सेस के साथ में कंप्रोमाइज करने की स्थिति, मतलब उनके साथ आगे चलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मनुवादी जो फोर्सेस हैं उन्हीं के साथ में वो कंप्रोमाइज कर रही हैं। तो वो सीधे करेंगी तो उनका मतदाता चला जाएगा। तो उनके पास जो एक कार्ड है, जिस कार्ड के बारे में आपने बताया कि उन्होंने ये जब तय कर लिया कि मेरे को उत्तर प्रदेश में केवल और केवल मेरा लक्ष्य अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी को हराने का मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए वो जो है उन्होंने मुस्लिम पूरे समुदाय का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो डायरेक्ट जो है अगर सीधा अगर वो कर लेती हैं कोई समझौता, तो मुस्लिम वर्ग उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो उनके लेकिन पास में जो असल में डॉक्टर एक सुनील तरीके से जो जी उनके पास में जो मौका जी, है, मैं वो एक मौका एक सवाल तभी और तक जोड़ है दूं, एक जब सवाल तक और वो जोड़ दूं मैं भाजपा से डायरेक्टली अलग है। जी जी, जरूर। मैं एक सवाल और जोड़ दूं इसी में। जब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चीजें हुई बीएसपी के द्वारा, तो अब लोकसभा चुनाव में जब, अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, केवल 80 सीटें हैं लोकसभा की, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये बाकी जितने भी जो मैक्सिमम गठबंधन है, वो जब गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उन मतदाताओं के बीच में जो उनके दलित समाज के, जो उनके बसपा का जो वोटर माना जाता है, जब वो स्पष्ट हो जाती है कि इस तरीके से चीजें हो चुकी हैं, तो क्या वो ये नहीं देखेगा कि हम बीएसपी के साथ ना जा करके, और विकल्प हमारे पास जब बेहतर उपलब्ध है तो हम उसका इस्तेमाल करें? बेहतर हो ही रहा है। देखिए क्या है कि कोई भी जो वोटर है वो किसी का गुलाम नहीं है, किसी का बंधुआ नहीं है। और ये जो आप अगर वोटिंग परसेंटेज देखेंगे, आप तो कहाँ से कहाँ तक आ गए। उनका वोट आधा भी नहीं रह गया है एक तरीके से। बता 2/3 से तो नीचे गई है, 1/3 भी उनके पास में नहीं रह गया है। तो ये सब उनका वोटर क्यों छोड़ रहा है उनको? इसलिए वोटर छोड़ रहा है कि वो कंप्रोमाइजेस करने का काम वो लगातार कर रहे हैं। कुछ है उनके जो अपने समाज का जो वोटर है, वो एक तरीके से कुछ हद तक टिका हुआ है। लेकिन बाकी सब लोग जिनके दम पर वो सरकार बनाती थी, जिनके दम पर
बीएसपी की एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत होती थी, वो लोगों ने तो छोड़ने का काम कर दिया है। आप पूरे आंकड़े देखेंगे एक चुनाव के, हर चुनाव के बाद में पिछली बार तो उनको लाभ मिल गया, समाजवादी पार्टी के साथ में कम समझौता था, तो सब मतलब जिसने समझौता किया उसे 5 सीटें मिली और जिससे से जो है समझौता हुआ उसको 10 सीटें मिली, तो उसका उपयोग उन्हें हो गया। तो क्योंकि उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और समाजवादी वोट का जो है ट्रांसफर हो गया। लेकिन मैं अकेला यूपी तक इस बात को सीमित नहीं करना चाहता। देखिए अब ये 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और 5 राज्यों के चुनाव में एक्चुअली स्टेक अगर किसी का है तो कांग्रेस पार्टी का है, और कांग्रेस पार्टी का स्टेक बहुत बड़ा है। और यहाँ पर आप ये देखें, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से मैं आता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर एक समय में इनका जो इनके पास में जो वोट रहा है, वो उनके पास में एक समय में 11 तक सीटें रही हैं बीएसपी के पास में, जब एकजुट था मध्य प्रदेश, है ना, तो अच्छा खासा वोट उनके पास में रहा है। लेकिन जो है वो हर समय किसी न किसी लेवल पे उन्होंने मतलब आर्थिक कारणों से कंप्रोमाइज किया या पॉलिटिकल कारणों से कंप्रोमाइज किया। और यहाँ की स्थिति समझ में लाती है दर्शकों को भी, और पैनलिस्ट तो अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि दोनों पिछली बार 40-40% पे थे, है ना, 40.2%, 40.9%, और आपको केवल 5 सीटों का अंतर था। अब अगर बीएसपी जो है आउट एंड आउट अगर ये तय कर रही है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर के चलेगी, तो वो नुकसान किसको पहुंचाएगी? मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा नुकसान वो भारतीय जो है कांग्रेस पार्टी को पहुंचाने का काम करेगी। तो इसमें क्योंकि खड़गे साहब जो है, खड़गे साहब का एक जो दलित करके जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका बहुत बड़ा लाभ जो है कर्नाटक के अंदर मिला है। मैं वहां के चुनाव में गया था और मैंने दलितों की बस्ती के अंदर खड़गे साहब को लेकर के मैंने उत्साह देखा है, लेकिन वो सीमित है। मतलब और वहां पर जो सरकार बनी वहां पर एक तरीके से एक स्विंग था, मतलब वो बहुत आगे चल रही थी वहां पर कांग्रेस पार्टी, और उसमें एक बड़ी भूमिका जो है खड़गे साहब की भी थी। देखिए खड़गे साहब की भूमिका अगर शायद उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, फिर भी शायद कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बना सकती थी। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश का दलित वोटर जो है वो खड़गे साहब के नाम पर वोट करेगा, मतलब मैं तो ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ। तो मेरा मतलब ये है क्योंकि एक जो हर जगह पर जो दलित लीडरशिप है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ की जो पूरी दलित लीडरशिप है वो जुड़ी हुई है, या तो उसका ने परंपरागत तौर पर कांग्रेस का साथ देने का काम उसने किया है, या वो बीएसपी के साथ में है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान, और राजस्थान का भी यही स्थिति है, राजस्थान के अंदर भी एक ताकत है बीएसपी की, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी स्थिति है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसका ये जो एक बीएसपी जो एक भारतीय जनता पार्टी का खेल कर रही है, इसका खुलासा लोगों के बीच में जाकर के करना पड़ेगा, विशेष तौर पर उनके समाज के बीच में करना पड़ेगा। नहीं तो ये काफी तकलीफ देने वाली है, काफी नुकसान पहुंचाने वाली है। और जहां पर अंतर बिल्कुल ना के बराबर है, 40-40% का है, उसमें तो कुछ भी टिल्ट हो सकता है, कुछ कैंडिडेट के माध्यम से टिल्ट हो सकता है, और कुछ जो है मतलब उनके हिसाब से कैंडिडेट खड़ा करके जो है हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसको ऑपोजिशन को भी बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है, और इसको देख करके रणनीति बनाने की जरूरत है। अकेला खड़गे साहब के ऊपर जो है इसको नहीं छोड़ा जा सकता। और मैं आपको ये भी एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो यूपी के संदर्भ की बात है, तो आपने देखा होगा पिछले जब से अखिलेश जी ने कमान संभाली है, तब से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब की बात एक साथ ना चली हो। आप कभी भी देखेंगे एक भी भाषण आप ऐसा अखिलेश जी का नहीं देखेंगे, या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई भी सम्मेलन ऐसा नहीं आप देखेंगे जिसमें डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब का तस्वीर ना हो। तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना अम्बेडकर वाहिनी भी बनाने का काम किया, सब कुछ काम कर रहे हैं। तो वो भी उस चुनौती को समझ रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन पूरे अपोजिशन को समझना पड़ेगा, ये जो इंडिया नाम से गठबंधन बना है इसको भी समझना पड़ेगा और बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। मतलब मायावती जो है उनका रिप्लेसमेंट खड़गे साहब नहीं हो सकते, बहुत बड़े कद के नेता हैं, लेकिन जाति की पॉलिटिक्स शायद उन्होंने कभी की भी नहीं है, और ये एक अच्छी बात है ना। लेकिन जो फैक्ट है इस देश का, जातिवाद है, जातिवाद चलता है, जातियां जो हैं कुछ नेताओं के साथ में आइडेंटिफाई करती हैं, और इसलिए ये बहुत बड़ा खतरा है। और उस खतरे को आपने अपने चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में रखा है, तो शायद कुछ चेतें और इस बात की चिंता करें कि अगर 2-4% का भी अंतर मध्य प्रदेश के अंदर बीएसपी ने कर दिया, है ना, तो मतलब पूरा खेल बिगाड़ देंगे। जनता जी। चाहे जो भी चाहती रहे, लेकिन जो लोग एक तरीके से कंप्रोमाइजेस करते हैं और एक दूसरों की प्रॉक्सी पॉलिटिक्स करते हैं,
वो तो नुकसान पहुंचा ही देंगे। जी। डॉक्टर सुनीलम, जब 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए थे, मिलकर के उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि उसका कुछ जी। खास जी। फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टे उनके ऊपर आरोप हुए। ये बाद में ये हुआ कि उस गठबंधन से जो है नुकसान हो गया। बीएसपी की जब बात कर रहे हैं तो बीएसपी के साथ जब 19 में समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तब भी सपा का ही नुकसान हुआ। इसके इतर अगर हम बीएसपी को देखें तो बीएसपी अकेले जब चुनाव लड़ी थी, 2014 के चुनाव की बात कर ले, तो उसमें इनको उत्तर प्रदेश में जहां 19 में इनको 10 सीटें मिली थी, 14 में एक भी सीट नहीं थी इनकी। सर, बीएसपी अकेले लड़के भी नुकसान दे रही है, गठबंधन में लड़के भी, गठबंधन में रहेगी तो भी नुकसान देगी। क्या अब जो विपक्षी एकता के गठबंधन की जहां तक बात हो रही है, उसके सापेक्ष जब हम देख रहे हैं यूपी के सीन में भी और यूपी के बाहर भी बीएसपी का जो असर है, जो दलित समुदाय वाला वोटर है, अगर बीएसपी छोड़ता है तो आप कितना ये देख रहे हैं कि वो किन किन दलों के साथ जाने की संभावनाएं ज्यादा है, खास करके जो हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं, क्योंकि आप इसमें इन सारे राज्यों में आपका भ्रमण होता रहता है, आप घूमते रहते हैं, तमाम कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहते हैं। जी राम प्रकाश जी, असल में यही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ में किया गठबंधन। अब इतनी 120 सीटें लड़ ली है ना। अब उसके बाद में अगर उनके पास में जनाधार नहीं था तो ये एक तरीके का एडवेंचर नहीं करना चाहिए था। उससे बहुत जो है वो समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। तो एक बात तो समाजवादी पार्टी ने की साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी जब भी समझौता करती है तो समाजवादी पार्टी का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जो एक रहता है कि आप ये अनुभव वहां का भी है, बिहार का भी ये अनुभव है ना, कि अगर पिछली बार जब तेजस्वी अकेले लड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी को अगर उसने जितनी सीटें ले ली जिसमें से ज्यादातर सीटें वो हार गए, अगर उन्होंने वहां पर वो एडवेंचर नहीं किया होता और अपनी जो ताकत है केवल उसके अनुपात में अगर उन्होंने सीटें ली होती तो शायद उस समय तेजस्वी अपनी दम पर सरकार बना सकते थे। ऐसी स्थिति थी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बात कांग्रेस पार्टी को भी बहुत गंभीरता से सोचनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने तो कांग्रेस के साथ भी किया, बीएसपी के साथ भी किया, जिसके साथ किया उसका साथ दिया। तमाम सारे लोग अभी जो मतलब कह रहे थे कि मोदी का बाजा बजा देंगे, वो जाके मोदी से अब गले मिलने का काम कर रहे हैं। तो असल में लोग अगर पॉलिटिक्स अगर कैश डाउन पेमेंट के ऊपर अगर करने लगेंगे, और ये बात हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में तमाम जगह पर देखी है, लोग जो है बीएसपी का टिकट लेकर के आते हैं और फिर उसके बाद में उनका जब टिकट कट जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपका टिकट, तो ये पता चलता है कि किसी ने जो है हायर बिड लगाने का काम कर दिया, इसलिए जो है एडवांस कट गया। अब ऐसी स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। ऐसा किसी भी पार्टी में नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम लोग सब जो भी पैनलिस्ट हैं, आप भी सब देख रहे हैं पॉलिटिक्स, हम लोग कम से कम पिछले 40 साल से तो बहुत ही नजदीक से उसके इनर सर्कल के लोग हैं, हमने देखा है। तो भाई ऐसा नहीं होता कि आप एक बार किसी को टिकट दे दें, उसने अपना कैंपेन चालू कर दिया, उसके बाद में आप टिकट काट के दूसरे को दे दें क्योंकि पूरा मतलब एडवांस मिला था और पूरा फुल पेमेंट नहीं हुआ। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर है। लेकिन भाई वोट तो है, इसमें भी कोई शक नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनके हिसाब से चलता है। कम अब भले ही हो गया हो, 1/4 के ऊपर आ गया हो, लेकिन उनके हिसाब से चलता है। तो इसलिए उनको इग्नोर करके तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में आपको बताऊं, ये चंद्रशेखर रावण है। चंद्रशेखर रावण जो है वो इस समय एक यूथ का आइकॉन बन गया है, और लोगों को लगता है कि ये जो है दलितों की एक जेन्युइन पॉलिटिक्स करने वाला एक व्यक्ति है, खतरे उठाने वाला व्यक्ति है, जेल जाने वाला व्यक्ति है, लड़ने पिटने ठुकने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर हमले भी हो रहे हैं, सब कुछ वो चल रहा है। और अभी आपने देखा वो मध्य प्रदेश के अंदर आए थे और यहाँ पे ओबीसी महासभा सब लोगों ने करी थी, बड़ी भारी 40,000 लोगों की एक रैली यहाँ पर वो करके गए। अब मुझे नहीं मालूम कि फिर वो आगे क्या करने वाले हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन मेरा कहना यह है कि दलित लीडरशिप में भी नए लोग उभर रहे हैं और उभरना भी चाहिए, है ना। कोई मोनोपोली किसी जाति के अंदर किसी लीडर की ना होती है ना होनी चाहिए। लेकिन ये सब भविष्य के कयास की बात है। फिलहाल जो बात है जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, वो डिस्कशन ये है कि खड़गे जी का लाभ जो है इंडिया को मिलने वाला है। डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो बना है ना, ये इसको मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस तरीके से फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसी खड़गे जी ने मेहनत की है
उस तरीके की कि अगर मैं आपसे कहूं कि अब इतना 3 महीने का समय रह गया है अब 5 राज्यों के चुनाव के अंदर, तो खड़गे जी ने कितनी सभाएं की अभी राजस्थान में और कितनी मध्य प्रदेश में और कितनी जो है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो आपको अपने आप नाम से वोट नहीं मिलेगा, है ना। आपको ये जो लोग हैं, ये जो बीएसपी वाले लोग हैं ना, तो मतलब भले बहन जी जाती होंगी 5 साल में एक बार, लेकिन उनका जो वर्कर है वो अपना कैडर वाला काम जो है वो चलाता रहता है। वो दिन रात जो है कुछ ना कुछ अपना करता रहता है। उनके जातिगत सम्मेलन लगातार होते रहते हैं, उनके तमाम किस्म के काम चलते रहते हैं। तो आपको एक सुनियोजित प्रयास तो करना ही पड़ेगा। और जो एक अभी जो बात कही गई थी, जो विदेश जी ने बात कही थी कि भाई ऑपोजिशन को अपनी रणनीति बनाते समय जो है वो बीएसपी भी उसकी जो है रणनीति है। तो हम केवल बीजेपी की रणनीति नहीं देखेंगे, बीजेपी के जो अलाइड फोर्सेस हैं और जो अलाइड नहीं भी हैं लेकिन जो मतलब एक तरीके से प्रॉक्सी उनके ये काम कर रहे हैं बीएसपी जैसे, उनके ऊपर भी नजर रखने का काम करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब पटना के बाद में बहुत सीरियस हो गया है अपोजिशन के पॉलिटिक्स, और वो सब इन सब के ऊपर ध्यान रखने के लिए कोई अपना स्ट्रेटेजिक ग्रुप भी अपना बनाने का काम करेंगे, क्योंकि अब ये स्टेक जो है केवल एक पार्टी का नहीं है, ये पूरे फुल अपोजिशन का एक स्टेक है। और जरूर जो है इसके बारे में भी वो गंभीरता से जरूर सोचेंगे। मैं मतलब हालांकि वो आउट ऑफ इस कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पर बस केवल एक लाइन ये जरूर बोलना चाहता हूँ, आप इजाजत देंगे। तो ये जो जैसे मणिपुर वाला पूरा हुआ है ना, तो हमने देखा जी। कि मणिपुर के अंदर जो है पार्लियामेंट को करना चाहिए था आज, है ना। पार्लियामेंट को उसको संज्ञान में लेकर के, जैसे सीजीआई ने लिया संज्ञान में, आप सोचिए चीफ जस्टिस संज्ञान में ले रहे हैं जो वहां पर चल रहा है, और पूरी पार्लियामेंट मिलकर के एक शांति की अपील सब लोग पार्टियां मिलकर नहीं कर पा रही हैं। और जो है इंडिया ने तो अपने प्रस्ताव के अंदर उसका नाम लिया, लेकिन अभी तक उनका डेलीगेशन पहुंचा नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया का जो भी गठबंधन के लोग हैं वो तुरंत मणिपुर जाएंगे। एक समय में गांधी जी अगर वन मैन आर्मी कर सकते हैं, डॉक्टर लोहिया उनके साथ में थे, बादशाह खान उनके साथ में थे, नवाब अली में अगर वो जा करके वहां पर शांति बेहाल कर सकते थे, तो ये सब लोग क्यों नहीं कर सकते। कोई सरकार अकेले का मामला नहीं है, सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। तो मैं पूरे संदर्भ में कह रहा हूं, तो हमारी जो पूरी डिबेट है वो डिबेट जो है वो ये है कि कुछ सेक्शंस का दुरुपयोग जो है वो बराबर भारतीय जनता पार्टी, मतलब कि मनुवादी जो फोर्सेस हैं वो बराबर करती रहती हैं, उनका उपयोग करती रहती हैं, और वो उपयोग होते रहते हैं। उनको उसके बदले में साधन मिल जाता है, उसके बदले में उनको कुछ जो है राहत मिल जाती है। तो मेरा मतलब है कि ये भी एक जागरूकता के लेवल पर भी ये काम करना पड़ेगा कि लोग जो है वो टूल ना बने, एनडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी के संघ परिवार के टूल ना बने। क्योंकि मतलब ये वाली बात तो आपने अभी देखा होगा, सर्वे आया बहुत ज्यादा कि जितने कांवड़िए हैं, कांवड़ियों के अंदर तो बहुत बड़े पैमाने पर कौन से लोग हैं, है ना, कौन सी जातियों के लोग हैं। तो वो सब जातियां जिन जो लगातार अत्याचार सहती रही है वनवादियों का, वो सब जातियों के लोग हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो सोशल जस्टिस के फोर्सेस हैं या जो उनके लीडर्स हैं, वो अपने जमात के, अपने जातियों के समूहों को भी ये बात समझा नहीं पाए हैं कि भाई आप जहां पर जा रहे हो आपका इस्तेमाल हो रहा है, और आप ही का फेटा लगा करके वो कुल्हाड़ी से आप ही का पेड़ काटने का काम किया जा रहा है। ये बात मुझे लगता है कि पहुंचानी पड़ेगी, और इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। ये अकेली मीटिंगों से नहीं होगा, इसके लिए बड़ी बड़ी रैलियां करनी पड़ेंगी आपको, बड़े बड़े आपको कार्यक्रम आयोजित करने पड़ेंगे, और मास अवेकनिंग जो है आपको करना पड़ेगी। 24 के लिए भी समय बहुत कम है, और 5 राज्यों के लिए तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो युद्ध स्तर के ऊपर सोशल जस्टिस के फोर्सेस को एक्टिव होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये जो बीएसपी जैसे जो है प्रॉक्सी दल है उनसे भी उनकी जो कारगुजारियां हैं उनसे मुकाबला हो पाएगा। और ओवरऑल जी। जो एक दुरुपयोग कर लेती है बीजेपी ऐसे सेक्शंस का, वो भी रोका जा सकेगा। जी जी डॉक्टर सुनील, हम बहुत संक्षेप में एक टिप्पणी, चूंकि हम लोग का समय समाप्त हो चुका है, हम थोड़ा मध्य प्रदेश चुनाव की बात कर ले, चूंकि मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने, सर अब वहाँ क्या स्थिति दिख रही है? और सेम वही सवाल कि क्या विपक्षी एकता का असर कुछ वहाँ के विधानसभा चुनाव में भी दिखने की संभावना होगी? देखिए, जहां पर जो 5 राज्यों में चुनाव है, ओवरऑल इंडिया के बनने का, गठबंधन के बनने का वहां पर एक बूस्ट ऑपोजिशन को मिलेगा। जब ये कहा जाता है कि फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तब ये भूल जाते हैं कि
वो कांग्रेस बीजेपी के बीच में 80% वोट जाता है। ये 20% वोट जहां जाता है वो भी बैलेंस को बनाने बिगाड़ने का काम करता है। मतलब अगर मैं आपको कहूं तो एक समय में समाजवादी पार्टी के 8 जैसे विधायक रहे और यूपी के आसपास के जो 13 जिले हैं उन जिलों के अंदर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक वोट लेने की क्षमता है। आप अगर कुछ बनेगा नहीं तो बिगड़ने का मामला तो हो ही सकता है। और अगर आप एक ब्रॉडर यूनिटी की बात कर रहे हैं और आप 2024 के अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि पूरे देश में 1:1 होना चाहिए, तो फिर मतलब जिसे गिव एंड टेक कहते हैं वो करना पड़ेगा। तो आपको जो छोटी पार्टियां हैं कंपैरेटिवली, जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास में 2% वोट है। तो हो सकता है उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी या जो तमाम सारी और पार्टियां हैं जो इस गठबंधन में शामिल हैं उनके पास में जो है मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में 2% वोट हो। तो अब आपको लेकिन एक अगर हवा बनानी है, वातावरण अगर बनाना है तो सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके का कोई अलायंस बन जाता है पांचों राज्यों के अंदर, जहां पर कांग्रेस भी है, जहां पर लेफ्ट भी है, जहां पर समाजवादी भी हैं, जिस तरीके से बिहार का एक मॉडल है, बिहार के अंदर कांग्रेस भी है और लेफ्ट का मतलब अल्ट्रा लेफ्ट है, वहां पर तो सीपीआई एमएल भी है और उसके साथ में जो 2 समाजवादी विचार वाले दल हैं, चाहे जो है आरजेडी है या जनता दल यू है, ये भी हैं। तो आपको इस तरीके का एक अम्ब्रेला अलायंस आपको स्टेट्स के अंदर भी बनाने पर जरूर विचार करना चाहिए। उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोली वैसा दिखलाई ना पड़े कि कितना परसेंट वोट है क्या होगा, लेकिन हवा बनाने के अंदर जो है बहुत फर्क पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल राउंड में जो देश के अंदर चुनाव होते हैं, जितने चुनाव में लड़ा हूं और जितने मैंने लड़ाए हैं और जितना मुझे अनुभव है, वो मुझे ये बताता है कि हवा से ही चुनाव होता है, वातावरण जिसके पक्ष में होता है। कर्नाटक में पक्ष में वातावरण था तो वो चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत गई, है ना। दिल्ली के अंदर वातावरण था, आम आदमी पार्टी जीत गई, है ना। तो इस तरीके की बात है। तो मुझे लगता है ये करना चाहिए। एक और लास्ट लाइन मैं कहना चाहता हूँ कि जी असल में ये जो गोदी मीडिया ये जो चीजें को उछालता है, उसको कम से कम हम लोगों को उसको जो है स्थान नहीं देना चाहिए या अपना कान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नीतीश जो है वो तो इस इंडिया के मेंटर हैं, है ना। वो तो खुद ही प्रयास एक एक के घर पे जा रहे थे, एक एक के दरवाजे के ऊपर जा रहे थे, है ना। अब वहां पर जो है, वहां पर जब पटना की मीटिंग हुई तभी क्या कहा गया था, आम आदमी पार्टी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया और ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सब बातें गोदी मीडिया की तरफ चलती हैं। ऐसे ही जो है कहा जाने लगा मोदी जी को, इनको लेकर के, नीतीश जी को लेकर के कि नाराज हो गए इसलिए चले गए। इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। इस समय ऑपोजिशन जो है वो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ में, मैच्योरिटी के साथ में, लोकतंत्र को सामने रख के, संविधान को सामने रख के देश को बचाने के लिए वो कार्य करता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। और मैं मानता हूं जी कि ये जो नेता हैं इनकी जेन्युइन इस बात को लेकर के कंसर्न है, और जेन्युइन जी रहेगा तो मामला नहीं बिगड़ेगा, और जेन्युइन नहीं होगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बिगड़ेगा, ये चलेगा, मजबूती से चलेगा और एक स्थायित्व के साथ में आगे बढ़ेगा। जी। जी